And the first question. This is remember S18 and question paper 4-2. ठीक है. So the first question is कि SiCl4 is formed when silicon reacts with chlorine under suitable conditions. It is a colorless liquid with a low boiling point. उसने कहा कि इसका low boiling point क्यों होता है? So the reason is कि it's a simple molecule SiCl. So it's SiCl4. It's a simple molecular structure. It's a simple covalent molecule या simple molecular structure. और SiCl4 के जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे नॉन पोलर, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे. ऑल द डायपोल्स आर गेटिंग कैंसल्ड आउट. ठीक है, सारे सील्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, but the dipoles, because of the shape of the molecule, the dipoles are cancelling out. So you're going to say they have weak van der Waals forces. तो वो एक दूसरे को इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करे, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है. और फिर उसके बाद है कि रिएक्शन वाटर, ये रिमेंबर एएस का है कि हाइड्रोलिसिस होता था व्हेन SiCl4 reacts with water. दो चीजें बनती थी और विगरस रिएक्शन होता था, दो चीजें फॉर्म होती थी. वन वाज SiOH4 या SiO2. दिस वाज अ सॉलिड वाइट प्रेसिपिटेट प्लस HCl. फ्यूम्स बनते थे HCl गैस के, मिस्टी वाइट फ्यूम्स. तो सर टू विजुअल ऑब्जर्वेशंस बताओ तो एक तो वो precipitate forms, and the other one is white fumes are going to form. ठीक है, this is all about, ठीक है, this one is all about जो AS के अंदर आपने पढ़ा था. ये अगला आ गया पीएच निकालने का. तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, एक तो इक्वेशन को बैलेंस कर लो. पीएच निकालने का तरीका, पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करो. SiCl4 है, तो दैट मींस there is going to be 4 HCls and बाकी किस तरह बैलेंस होगी. ऐसा है तो बैलेंस है. एच को कर लो, तो यहाँ पे आई थिंक देयर शुड बी टू वाटर मॉलिक्यूल्स, जिससे बैलेंस नहीं होगी. प्रॉब्ली 4 वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब 4 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन. नाउ इट्स बैलेंस्ड. ठीक है, अब वी हैव अ बैलेंस इक्वेशन. और अब इसमें ये कि नाउ वी हैव अ बैलेंस इक्वेशन. तो कह रहे हैं कि 0.8505 ग्राम्स ऑफ SiCl4 है. ठीक है, दिस इज गिवन. तो इसके हम जल्दी से मोल्स निकाल लेते हैं. हाउ डू यू फाइंड मोल्स? मोल्स वुड बी mass divided by mr. तो 0.8505. कोई मुझे इसकी वैल्यू बता दे कि क्या आएगी. SI is probably 28. CL is 35.5 times 4. So it's 0. वो आपने कैलकुलेट किया? एक सेकंड. अच्छा, 0.8505 and it should be divided by 28. I'm getting चेक कर लिए. 0.005 moles. 0.005 moles. कोई कंफर्म कर ले. The other thing is कि you found the moles of SiCl4. वो कह रहे हैं कि इसको 800 cubic वाटर में डाला है.
all the soluble acidic product is dissolved in the water, calculate the pH. तो इसको अब इक्वेशन पिक करो ऊपर, तो आपके पास SiCl4 के मोल्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 0.005 मोल्स। तो पीएच निकालने के लिए HCl की क्वांटिटी पता करनी होगी, क्योंकि द अदर थिंग इज प्रेसिपिटेट। वो कह रहा है कि सारा का सारा डिसॉल्व हो गया, तो ये सारा HCl पानी में डिसॉल्व हो गया, तो कितने मोल्स होंगे? 0.005 एंड दैट्स गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4। वो हम कर लेते हैं, तो दैट गिव्स मी 0.02 मोल्स। तो नीचे लिख लो कि मोल्स ऑफ HCl, that is going to come out to be 0.02 moles. अब इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है फुली आयनाइज होगा, जिसका मतलब है कि H+1 आयंस के जो मोल्स होंगे वो भी एग्जैक्टली सेम होंगे, क्योंकि HCl इज अ मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक एसिड। एक ही H+1 प्रोड्यूस करता है, एक एसिड जो होगा। तो 0.02 मोल्स एग्जैक्टली 0.02 मोल्स ही प्रोड्यूस करेंगे। एंड देन वी कैन आल्सो फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द H+1 आयंस। कंसंट्रेशन किस तरह निकलती है? मोल्स डिवाइड बाय, it's going to be divided by volume. So moles divided by volume would give you the concentration, which in this case the volume is 800 cm cube. तो वो कितने dm cube बनता है? That's going to be 0.8 decimeter cube. इसको solve कर लो, concentration निकाल लो, तो this thing divided by 0.8 and that gives me 0.025 mole per dm cube. और आपके पास 0.025 मोल पर डीएम क्यूब। पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या है? पीएच निकालने का इट्स माइनस लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H+1, सो इट्स गोइंग टू बी माइनस लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ 0.025 एंड दैट शुड गिव यू, अब पता नहीं इसके अंदर है लॉग के नहीं है, लॉग, ठीक है, 0.025 log of that, that's, और माइनस साइन लगा हुआ तो 1.6, so the pH that you're getting is 1.6. That's the first question. ठीक है, ये सारा वो क्लियर है? फजान क्लियर है? अरीशा, दुआ, इज दिस क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज के एंट्रोपी का क्वेश्चन आ गया। उसने उसने कहा कि रिमेंबर दिस, कि एंट्रोपी के अंदर ना देयर इज जस्ट अ कपल ऑफ फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू नो। फर्स्ट थिंग इज कि हाउ डू यू कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस कैलकुलेट किस तरह करते हो? वो आप सिंपली कैलकुलेट करते हो, प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी आपको गिवन होगी माइनस द रिएक्टेंट एंट्रोपीज, तो आपको चेंज पता लग जाएगी। ठीक है, मतलब आपको कोई एंट्रोपी किसी सब्सटेंस की मेजर करने को नहीं कहेगा, चेंज इन एंट्रोपी मेजर करने को कहेंगे, and that is easy. Simply products की entropy minus the reactant entropy, that would be the change that you have. So that's how delta S is going to be calculated. अब इस क्वेश्चन के अंदर डेल्टा एस उसने पहले दिया हुआ है, that's already done. उसने इंडिविजुअल एंट्रोपीज दी हुई है, सिलिकॉन की दी हुई है, तो दैट इज नोन। SiCl4 की दी हुई है, दैट्स आल्सो नोन। Cl2 की इज मिसिंग, ठीक है, दिस वन इन द मिडल, दैट्स द वन दैट्स मिसिंग, और वो उसी को कैलकुलेट करने को कह रहा है। वो कह रहा है कि इसकी एंट्रोपी निकालो Cl2 की, तो आप वही फॉर्मूला लगाओगे कि डेल्टा एस इज, अब डेल्टा एस के अंदर ना, डेल्टा एस हमें पहले ही पता है, दैट्स -225.7। अच्छा, प्रोडक्ट्स की इंट्रोपीज के, SiCl4 इज योर प्रोडक्ट एंड इट्स एंट्रोपी इज गिवन एज 239, तो 239 इज गिवन, और मल्टीप्लाई भी किसी के साथ नहीं करा, दैट्स योर प्रोडक्ट माइनस द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स देखो, रिएक्टेंट एक तो सिलिकॉन है जिसकी डीवी है, दैट्स 18.7 आई थिंक, काफी कम एंट्रोपी है, काफी कम डिसऑर्डर है, क्योंकि इट्स अ सॉलिड, और यू हैव Cl2 है, दो Cl2 है,
जिनका हमें नहीं पता। तो दैट्स 2 times x, ठीक है। x निकालना है, Cl2 की एंट्रोपी। So we're going to make x the subject of the equation. If I want to make the x subject of the equation, it's going to be minus 225.7 minus 239 भी उसमें से माइनस हो जाएगा, उसको तो ले जाओ। फिर उसी में प्लस हो जाएगा 18.7 और फाइनली सब कुछ -2 से डिवाइड होगा। एक सेकंड, प्लस होगा एंड फाइनली एवरीथिंग वुड बी डिवाइड बाय -2। जस्ट लेट मी check this for a second. Minus 225, 239 उधर किया तो that's minus 239, minus 18.7 है वो उधर किया तो that's plus 18.7 and then there's minus 2x over here, तो सारी चीजों को -2 से डिवाइड कर दो, so that's going to give you your entropy for chlorine. तो ये तो पहला पार्ट आया, फिर divided by -4, that gives me 223 and it's joules per Kelvin per mole. And explain why the entropy change for reaction 1 is negative. नेगेटिव क्यों है? क्योंकि कम क्यों हो रही है एंट्रोपी? क्योंकि शुरू में गैस था रिएक्टेंट्स में और फिर गैस के मोल्स कम हुए, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन द मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज्ड, हेंस द एंट्रोपी इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। कम हो रहा है डिसऑर्डर, लिक्विड में डिसऑर्डर कम होता है, Cl2 इज गैस, उसके अंदर डिसऑर्डर ज्यादा होता है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है इसके अच्छा ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, दैट्स आपको मतलब कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एंट्रोपी के अंदर there's this formula, that's number one, and the other formula is रिमेंबर कि सब्सटेंसेस की एंट्रोपी कैलकुलेट करने को आपको कोई नहीं कहेगा, वो आपको दी नहीं होंगी, ठीक है, तो आपको बस एंट्रोपी चेंज मेजर करना होगा। एंड द अदर फॉर्मूला इज द गिब्स फ्री एनर्जी। तो उससे कहा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज -640। So reaction one is spontaneous at lower temperature, but it is not spontaneous at very high temperatures. Calculate the temperature for which. So there's this other formula which is कि it's delta G. It's delta G कहते हैं gives free energy, which is the total available energy, useful energy in a system. Delta G is basically the sum of two things. It's the sum of delta H and minus D delta S. Whenever a reaction happens or whenever anything happens, uh, जो भी system होगा that's going to produce work done in two ways. One is the amount of heat it's going to produce. ठीक है, जैसा माचिस को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, फ्लेम्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन दे नॉट वेरी यूजफुल। कोई आप उससे इतना ज़्यादा वर्क डन कर नहीं सकते। हीटर को आप जलाते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, सो और कभी कंज्यूम भी होती है। डेल्टा एच कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव। So that is work done associated with the heat energy that's being released or absorbed, and then the system is going to produce work by creating disorder, ठीक है, this is the work done due to entropy change, ठीक है, और ये ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। रिमेंबर most of the systems around you, they work on entropy change, not on, मतलब endothermic exothermic doesn't really matter at the end. ज्यादातर चीजें जो है वो एंट्रोपी चेंज से काम कर रही होती हैं, ठीक है। जैसा आपका जो वो एग्जांपल उसका कार इंजन के जो पिस्टन्स हैं, द रीजन दे मूव इज नॉट बिकॉज के पेट्रोल बर्न करने से हीट प्रोड्यूस होती है। दे दे मूव क्योंकि जब आप एक ऑक्टेन के मॉलिक्यूल को बर्न करते हो ना, ठीक है, दे द पिस्टन मूव्स बिकॉज ऑफ एंट्रोपी चेंज, कि जब आप एक ऑक्टेन के मॉलिक्यूल को बर्न करते हो तो वो ऑक्टेन का मॉलिक्यूल जाके प्रोड्यूस करता है
8 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड 9 H2O मॉलिक्यूल्स। तो एकदम से बहुत ज्यादा डिसऑर्डर क्रिएट होता है बिकॉज सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड मोस्ट ऑफ देम आर गैसेस। तो एकदम से लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर इज क्रिएटेड। वो सारे गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो सारे जाके कोलाइड करेंगे पिस्टन के साथ एंड दे वुड बम्प इनटू द पिस्टन एंड दे वुड एक्सर्ट अ प्रेशर जिसकी वजह से वर्क डन प्रोड्यूस होगा। द पिस्टन वुड मूव अप। ठीक है, तो इसमें पेट्रोल हीट एनर्जी रिलीज करे ना करे दैट्स, और वो यूजुअली इररिलेवेंट होती है। ठीक है, उसको रिमूव करना होता है। सिस्टम्स वर्क व्हेन डिसऑर्डर इज क्रिएटेड। ठीक है, एंड मेजॉरिटी सिस्टम्स अराउंड यू दे वर्क ऑन डिसऑर्डर। ठीक है, आपने फोकस, जब भी आपने मैकेनिकल वर्क क्रिएट करना है ना, तो आप फोकस करते हो कि मैक्सिमम डिसऑर्डर के साथ क्रिएट हो। इंथैल्पी चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम इज कंप्लीटली इररिलेवेंट। ये जो पहला वाला पार्ट है। अच्छा, एनीवे, so this is the formula of calculating or measuring the work done due to entropy change. और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि so that's one formula, delta G is equal to delta H minus T delta S। माइनस साइन इससे लगा होता है कि जब डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब है कि वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब है वर्क जो होगा ना दैट वुड बी, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब है डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है। तो वो क्या करेगा, वो वर्क प्रोड्यूस करेगा। तो दैट मींस वर्क वुड बी एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब है डेल्टा एस जब पॉजिटिव होगा ना तो ये वाला साइन जो होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। एनर्जी का जो साइन होगा दैट वुड बी नेगेटिव, एक्सोथर्मिक होगा। इसलिए वो आप उसके साथ नेगेटिव साइन डाल देते हो, क्योंकि डेल्टा एस का साइन और जो वर्क वो प्रोड्यूस कर रहा है ना, उन दोनों के साइंस ऑपोजिट है। सो दिस इज डेल्टा जी। और हमें सिंपली कहा है कि उसने कहा है कि कैलकुलेट करो टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस का क्या इशू होता है, स्पॉन्टेनियस का होता है कि अगर तो ये नेगेटिव आ रहा है ओवरऑल, दैट मीन्स इसको बाहर से कोई एनर्जी नहीं चाहिए। इट हैज सफिशिएंट, बल्कि इसके पास एक्सेस एनर्जी है सिस्टम के पास, वोल्टा रिलीज करेगा। सो दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस। मतलब इट डजंट, उसकी कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इट कैन हैपन ऑन इट्स ओन। बट व्हेन इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, दैट मीन्स कि रिएक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि इसको बाहर से एनर्जी चाहिए। मतलब ओवरऑल पूरा प्रोसेस जो है ना वो एंडोथर्मिक है, इंक्लूडिंग द वर्क डन ड्यू टू एंट्रोपी चेंज। और उसको बाहर से जब तक एनर्जी मिलेगी नहीं, सिस्टम काम नहीं करने वाला। ठीक है, सो इट वुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस, इट्स गोइंग टू वेट फॉर द एनर्जी दैट इट नीड्स। तो अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर अबव व्हिच रिएक्शन वन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो नॉट स्पॉन्टेनियस की बात कर रहा है। तो नॉट स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी एंडोथर्मिक होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसका मतलब है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो आपने बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, बाकी सारी वैल्यूज उसने दी हुई है। डेल्टा एच एफ इज ऑलरेडी गिवन, दैट्स गिवन एज माइनस 640 किलो जूल्स। टेम्परेचर उसने कहा है कि वो फाइंड आउट करना है, तो वो हमें नहीं पता, कैल्विन्स में होगा टेम्परेचर। ठीक है, और एंट्रोपी चेंज उसने पहले दी हुई थी पहले पार्ट में, दैट वाज गिवन एज माइनस 225.7। तो दैट्स गिवन एज माइनस 225.7, लेकिन इसको डिवाइड बाय 1000 कर दो क्योंकि यूनिट सेम रखने। रिमेंबर कि ये enthalpy change is usually given in kilojoules. Entropy change is given in joules. तो इसलिए आप ना मेक श्योर कि यू हैव द राइट यूनिट्स, या तो दोनों के दोनों किलो जूल्स हो या दोनों के दोनों जूल्स हो। अच्छा, एनीवेज वी हैव टू सॉल्व दिस। वी कैन गो अबाउट सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी व्हिच इज कि पहले तो माइनस 640 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, तो इट वुड बी, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इट्स गोइंग टू बी 225.7 इंटू टी
and that's going to be divided by 1000, और -640 दूसरी साइड पे जाएगा तो +640 हो जाएगा, और फिर इन दोनों को भी उधर ले जाओ तो इट्स गोइंग टू बी into 1000 and it's going to be divided by 225.7. तो t की वैल्यू आ जाएगी. So I'm going to try and solve for t now, which is going to be 1000 or divided by 225.7, and that gives me 2835 kelvins. Decimals भी थे. क्या it was तो वो ये कह रहे हैं कि calculate the temperature above which reaction 1 is not spontaneous. So it's not spontaneous above this temperature. मतलब inequality का साइन था, तो it's not spontaneous above this particular temperature. ये clear है सारों को? Farzan, Risha, Riba, why is this clear? So next part is about rate of reaction. वो कह रहे explain बस कोई experiment perform किए, दो reactants है उसमें. One of them is this one, the other one is this one. और वो कह रहे हैं कि उसने ना different concentration use करके he has figured out different rates. ये experiment 1, 2, 3, 4, 5 किए हुए experiments. तो उसने कहा identify a change taking place in the reaction mixture that would enable measurements of the rate of this reaction to be made. So we need to identify a change. I said, remember this कि iodine gas जो ना, that's purple. And remember कि rate of reaction के अंदर ना what you do is कि आप कोई change measure करते हो with respect to time. वो change जब भी आप speed measure करते हो तो आप measure कर रहे हो कि कोई change कितनी तेजी से हो रही है. उसकी जो speed है change की, how fast is that happening? Change with respect to time. And the change could be anything. It could be color change. It could be pressure change. It could be the volume of gas changing. It could be the mass changing. It could be any change that you can measure uh, effectively during an experiment. क्योंकि 5-15-20 सेकंड में रिएक्शन हो जाता है कंप्लीट. तो कोई ऐसी चेंज होनी चाहिए जो बड़े आराम से ना आप मेजर कर सको. तो खैर इन दिस केस द ओनली पॉसिबल, क्योंकि दोनों साइडों पे इक्वल अमाउंट ऑफ गैस है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी नहीं कर सकते मेजर, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होगा रिएक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उधर भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के. द ओनली थिंग दैट्स पॉसिबल ओवर हियर इज द कलर. और कलर किससे मेजर करते हो? कलरीमीटर से. तो आप मेजर कर लो कितना पर्पल कलर, शुरू में पर्पल कलर नहीं होगा, उसके बाद पर्पल कलर की एब्जॉर्बेंस जो होगी वो ज्यादा होती जाएगी, और ज्यादा पर्पल कलर फॉर्म होता जाएगा. ठीक है. सो identify change that takes place during the react that will enable the measurements so measure the absorbance of purple color by a colorimeter. Next one is use the data in the table to show how the reaction is first order with respect to H2. एक मार्क है. तो आपने वो एक्सपेरिमेंट देखने हैं जिसमें H2 चेंज हो रहा हो, वो पहले दो को ही कंपेयर कर लो. ठीक है. कंपेयरिंग द फर्स्ट एंड द सेकंड. तो इसका मतलब है उसके अंदर ये जो ICL है इसका तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं हो रहा. अच्छा, ये कितने टाइम्स चेंज हो रहा है, ये कितने टाइम्स चेंज हो रहा है. ठीक है. तो आपने देखना है किस फैक्टर से चेंज हो रहा है. तो नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से डिवाइड कर लो. सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट्स 7 डिवाइड बाय 4. 7 डिवाइड बाय 4 गिव्स यू 1.75. इसका मतलब है दिस इज चेंजिंग बाय 1.75 टाइम्स. ठीक है. 1.75 टाइम्स. और इसको नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से डिवाइड करो तो ये भी 1 पॉइंट. So this is going to be order 1.
ऑर्डर वन का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H2 को चेंज करोगे रेट उसी स्पीड से चेंज होगा। ऑर्डर वन में यही होता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2's concentration पावर वन। और इसमें एक्सप्लेन करो कि वो किस तरह आपको पता लगा। तो आप बताओगे कि पहले तो बताना है कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स कंपेयर किए हैं। यू कंपेयर एक्सपेरिमेंट्स वन विद एक्सपेरिमेंट टू, और फिर बताओ कि हुआ क्या था कि H2 changed 1.75 times and its concentration। रिमेंबर कि रेट जो है ना वो मोल्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो H2 concentration changed 1.75 times and rate also changed with by the same amount। It also changed by the same amount, which is 1.75 times। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो दूसरे का बताओ कि उसके रिस्पेक्ट से जो ऑर्डर है ना वो भी फर्स्ट है, तो दूसरे का ढूंढो कि हाउ डू फिगर आउट द सेकंड वन, कि सेकंड वन चेंज हो रहा हो एंड द फर्स्ट वन इज कांस्टेंट, तो प्रॉब्ली द लास्ट टू। कंपेयर एक्सपेरिमेंट्स 4 एंड 5, तो ये 7 से 5 हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही। और रेट का चेंज निकाल लो। व्हाट इज 7 डिवाइड बाय 5, तो वो आपको फैक्टर मिल जाएगा। 7 डिवाइड बाय 5 इज गोइंग टू गिव यू 1.4। एंड व्हाट इज 3.5 डिवाइड बाय 2.5, वो भी वही फैक्टर होगा, ऑल्सो 1.4। तो इसमें भी दोबारा ये भी 1.4 टाइम्स चेंज हो रहा है, ये भी 1.4 टाइम्स चेंज हो रहा है। तो आप इसके अंदर भी वही लिखोगे सारा, ठीक है। बस उसमें बताओगे एक्सपेरिमेंट्स 5 और 7, सॉरी कौन से 4 5 को कंपेयर किया। तो दोनों का जो रेट है ना दैट इंक्रीज बाय, मतलब कंसंट्रेशन चेंज की थी 1.4 टाइम्स, तो रेट भी 1.4 टाइम्स चेंज हुआ है, व्हिच मींस इट्स द सेम एग्जैक्ट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर वन है। और कंप्लीट द रेट इक्वेशन व्हिच इज गोइंग टू बी ICL की कंसंट्रेशन पावर 1, H2 की concentration that's power 1 as well, and you have K which is your rate constant। अब फिर वो कह रहे हैं K की वैल्यू निकालो एक्सपेरिमेंट 3 की वैल्यू पुट करते करके। तो आपने सिंपली एक्सपेरिमेंट 3 का जो डेटा है रेट का और कंसंट्रेशन का वो बीच में पुट करना है, तो K की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। सो यू शुड बी एबल टू डू दैट ऑन योर ओन। अच्छा, अब ये कि द अदर थिंग इज कि वो कह रहे हैं कि ये रिएक्शन है दोनों के रिस्पेक्ट से ना इस फर्स्ट ऑर्डर सजेस्ट अ मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन, यू शुड अज्यूम द मैकेनिज्म हैज टू स्टेप्स एंड द फर्स्ट स्टेप इज मच स्लोअर देन द सेकंड स्टेप। और ऊपर से फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। अब इस रिएक्शन का ना कोई मैकेनिज्म सोचना है और खुद से सोचना है, उसने कहा हुआ खुद ही सजेस्ट करो। तो देयर इज नो रॉन्ग आंसर एज लॉन्ग एज इट मेक्स सम सेंस और प्लस वो ऑर्डर्स फॉलो हो रहे हो। तो व्हाट कैन हैपन ओवर हियर इज कि लेट्स से मैं कर लेता हूँ कि ICL का मॉलिक्यूल है वो पहले H2 के साथ रिएक्ट करता है, और H2 जो है ना वो बना लेता है, क्या बनाता है, वो बनाता है लेट्स से HCl प्लस H है, ठीक है, टोटली अपनी तरफ से। अ, अब मेरे पास एक ICL का मॉलिक्यूल बच गया क्योंकि 2 ICL है, तो ये HCl तो बन गया, एक HCl तो बन गया, वही बनाना था। दूसरा HCl बनाते हैं। वो कह रहे कि लेट्स से वो HI जो है ना दैट्स एन इंटरमीडिएट, तो वो HI जाता है, वो रिएक्ट करता है ICL के साथ, और इसका I और उसका I मिलके I2 बना देते हैं, और इसका H और उसका Cl मिलके एक और HCl का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो आपके दोनों HCl के मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हैं और I2 भी बन गया, और HI एक इंटरमीडिएट था जो बीच में यूज अप हो गया। तो इस तरह के आप बहुत सारे मैकेनिज्म्स यू कैन थिंक ऑफ एज लॉन्ग एज दे मेक सेंस।
एंड वो उसने स्पेसिफिक नाउ द रीजन इट शुड मेक सेंस इज कि उसने स्पेसिफिकली कहा है कि उसके दो स्टेप्स होने चाहिए. द फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप. So the first one is your slow step. What does that indicate? That means कि जो रेट होता है ना वो पहले रिएक्शन स्लो वाले रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, यानी इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर. तो इफ द फर्स्ट वन इज द स्लो स्टेप, तो आपका जो रेट की इक्वेशन आनी चाहिए ना, दैट शुड बी कि रेट इज डिपेंडेंट ऑन आईसीएल कॉन्सेंट्रेशन एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन H2 कॉन्सेंट्रेशन. हमेशा स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. फास्ट स्टेप को जितना मर्जी तेज कर लो, इट डजंट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. और दोनों के रिस्पेक्ट से ऑर्डर वन होगा, क्योंकि दोनों के मोल्स जो है ना स्लो स्टेप में वो वन है. तो इसका मतलब है रेट बस इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द ऑर्डर यू वर लुकिंग फॉर, कि दोनों के रिस्पेक्ट से ऑर्डर वन था. तो दैट्स गोइंग टू बी द आंसर. और इस तरह का आप कोई भी मैकेनिज्म ऐसे सोच सकते थे. इट्स as long as the first one is the slow step and it gave you the uh, right orders. फिर अगला वो कह रहा है कि an alternative method is used to show that the reaction is first order with respect to H2. This method used a large excess of ICL and measures how the. अच्छा रिमेंबर कि जब आप लार्ज एक्सेस यूज करते हो ना एक रिएक्टेंट की, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ना पूरे रिएक्शन में वो कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो इतना एक्सेस में होता है कि वो थोड़ा बहुत अगर यूज अप भी हो जाए ना, उसके मोल्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. कि अगर आपने 1000 मोल्स डाले हुए हैं और रिएक्शन में लेट्स से 0.5 मोल्स यूज हो रहे हैं, तो आपके 1000 मोल्स जो है वो कम होकर 999.5 मोल्स हो जाएंगे, लेकिन अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वुड ऑलमोस्ट बी, मतलब इफेक्ट निग्लिजिबल होगा, नॉन एग्जिस्टेंट होगा. So an alternative method is used to show that the reaction is first order with respect to H2. This method uses a large excess of ICL and measures how the concentration of H2 varies with time. Describe two ways using these results to show that the reaction is first order with respect to. तो वो कह रहे कि you're trying to measure the concentration of H2. That's what you're trying to do in the experiment. तो आप क्या करो, आप ग्राफ बनाओ. अगर आप मेजर कर ही रहे हो H2 की concentration with respect to time, तो आप एक ग्राफ बनाओ. और क्योंकि ऑर्डर वन है वो हमें पहले ही पता है, तो ऑर्डर वन में क्या होता है, हाफ लाइफ दे रिमेन कांस्टेंट. हर दफा हाफ होने में ना टाइम उतना ही लगेगा. तो the half lives would remain a constant. The second half life, हर दफा हाफ होने में ना उसको वही टाइम लग रहा है. ठीक है, द टाइम इधर जो एक्सेस है ना, T1, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, दे ऑल गोइंग टू बी कांस्टेंट. तो एक एसिम्पटोट बनेगा व्हिच इज नेवर गोइंग टू टच द रिएक्शन, कभी खत्म नहीं होगा. क्योंकि इमेजिन करो कि आखिरी दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो एक दूसरे को ढूंढते ही रहेंगे. इन्फिनिट टाइम चाहिए होगा उनको आपस में रिएक्ट करने के लिए, बिकॉज दे won't be able to find each other, or they won't be able to bump into each other. So H2 concentration decreases. तो आपने बस हाफ लाइफ, जो आपकी हाफ लाइफ होगी, दैट वुड बी, that would come out to be a constant. अच्छा, that's one way के ग्राफ बना लो. अगर आप with respect to time है और आप ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लो, तो H2 varies with time. Describe two ways. The first order with respect to H2 concentrations. ठीक है, that's the first way. कितने ways का था उसने उसने I think two ways का है. What's the second way? The second way is कि हाफ लाइफ को छोड़ो. सेकेंड वे कि H2 की कॉन्सेंट्रेशन जब टॉप पे था, इधर आप ना उसका ग्रेडियंट निकालो, रेट पता लग जाएगा. ठीक है, दैट वुड गिव यू एन आइडिया ऑफ द रेट. फिर H2 की कॉन्सेंट्रेशन आधी हुई है दोबारा, तो इस पॉइंट पे ना दोबारा ग्रेडियंट निकालो और आपको दोबारा रेट पता लग जाएगा.
अब अगर ऑर्डर 1 है तो रेट क्या होना चाहिए? H2 की कॉन्सेंट्रेशन जब इधर थी आधी हुई है तो रेट भी आधा हो जाना चाहिए. इट शुड स्लो डाउन. H2 की कॉन्सेंट्रेशन दोबारा हाफ हो रही है तो रेट मतलब रेट क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जैसे जैसे H2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी रिएक्शन स्लो होना चाहिए. ग्रेडियंट जो होना चाहिए दैट शुड बिकम लेस डीप एंड लेस डीप. तो आप वो निकाल लो किसी दो पॉइंट्स के ऊपर ना कि H2 की कॉन्सेंट्रेशन पहले यहाँ पे थी फिर हाफ हुई है तो रेट भी हाफ हो गया. तो इस तरीके से आप फिर हाफ लाइफ छोड़ के आप रेट के ऊपर कमेंट कर सकते हो. दैट्स अनदर वे. ठीक है, ये क्लियर है? अरीबा, अरीशा, फरजान, दुआ, इज दिस क्लियर? अच्छा, वो फिर उससे पूछा हुआ भी है कि एक्सप्लेन द रीजन फॉर यूजिंग अ लार्ज एक्सेस ऑफ आईसीएल. तो ऑब्वियस रीजन है कि सो इट्स कंसंट्रेशन इफेक्टिवली बिकम्स कांस्टेंट. यानी इसका मतलब है ये जो ग्राफ बन रहा है ना ये सिर्फ H2 की वजह से बन रहा है क्योंकि आईसीएल तो चेंज नहीं हो रहा किसी भी पॉइंट पे टाइम के रिस्पेक्ट से. आईसीएल कांस्टेंट है. मतलब उसमें कोई फर्क ही नहीं आ रहा. उसके थोड़े बहुत मोल्स यूज हो रहे हैं लेकिन वो इतना एक्सेस में है, लार्ज एक्सेस में है. इट रिमेन्स इफेक्टिवली कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन. तो जो भी ग्राफ बन रहा है जो भी आप ग्रेडियंट निकाल रहे हो वो सिर्फ H2 की वजह से वेरी कर रहा है. As a chemical reaction may be speeded up by the presence of a catalyst, explain why a catalyst increases the rate of the reaction. So it's a 1 mark question. तो आप बस एक्टिवेशन एनर्जी के लिए लिखोगे इसमें और क्या ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं सकते 1 मार्क के लिए कि एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है तो द रिएक्शन स्पीड्स अप. अच्छा, now this question, complete a table by using the identity of the substance liberated at each electrode during electrolysis with inert electrodes. Now there are two ways of doing this. One is the A2 way of doing this. The other one is the O levels way of doing this. Since every part has 1 mark, तो थोड़ा बहुत O levels का इलेक्ट्रोलिसिस भी. पहले तो A2 वाला इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता था कि अब इतना टाइम इस पे, खैर अगर डेटा बुकलेट सामने हो तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे. आप बस एक रफ सा स्केच बनाओ और NaOH aqueous. We're trying to do the first one. बल्कि मेरे ख्याल से A2 मेथड ही यूज करना चाहिए बेशक 1 मार्क का ही है क्योंकि इतना टाइम अगर आप डेटा बुकलेट सामने खोल के रखी भी है इतना टाइम लगना नहीं चाहिए. अच्छा, कैथोड एनोड. कैथोड पे कौन होगा Na+1. एनोड पे कौन होगा OH-1. और कौन होगा? वाटर होगा. ठीक है, रिमेंबर वाटर आयनाइज बहुत कम करता है so there's going to be water. अच्छा, what's going to happen over here at cathode? कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे. So they're either going to be gained by water or they're going to be gained by, so they're going to try and gain electrons, right, and at cathode. तो अब आपने देखना है कौन करेगा गेन. गेन करता कौन है? किसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है गेन करने की? हायर E0. तो सिंपली क्या करना है कि लिखने की भी जरूरत नहीं है कॉपी करने की इक्वेशन. इफ यू हैव अ डेटा बुकलेट, खोल लेते हैं. सो द थिंग इज के इट्स Na+1 और H2O. इन दोनों में मुकाबला है कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. वहां से ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो आप डेटा बुकलेट जो कि होपफुली सामने ही पड़ी होगी पेपर के बीच में उसमें जाओ और ढूंढो Na+1 और H2O की इलेक्ट्रॉन गेन करने की इक्वेशंस. ठीक है, तो यहाँ पे आपने खोले और पता लगा कि जी Na+1 तो सामने पड़ा हुआ है -2.71 वोल्ट्स. तो Na+1 का ना माइनस मतलब इसका आ रहा है -2.71 वोल्ट्स. इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं चाहता, ये तो लूज करना चाहता है. नेगेटिव पोटेंशियल मींस के इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्चुअली लूज इलेक्ट्रॉन्स. वी आर लुकिंग फॉर द हायर पोटेंशियल तो वो वाटर की होगी प्रॉब्ली. तो और फॉरवर्ड में देखना है. ठीक है, लेफ्ट पे देखो कि वाटर कहाँ पे है. तो ट्राई एंड फाइंड वाटर जो कि मुझे नहीं मिल रहा. पता नहीं यहाँ पे होगा.
Where is water gaining electrons? ये वाली एक ही है. This is the one. Minus 0.83 volts है. ठीक है, that's water trying to gain electrons. So that's the other one. कि 2H2O plus इसकी इक्वेशन में लिख लेता हूँ क्योंकि ये हायर पोटेंशियल आ रहा है. It's going to gain electrons to form H2. और क्या गिवन है वहां पे? Plus 2OH minus 1 and that's minus 0.83 volts. So plus and this is minus 0.83 volts. तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Na को कुछ नहीं होगा. और रिमेंबर कि ये तो यहाँ पे वर्किंग कर रहे हो, उधर जाके अपने डेटा बुकलेट के ऊपर दो इक्वेशन ढूंढनी है, तो आई थिंक इट वुड बी काइंड ऑफ इजी. और इधर क्या करना है, आपने बस फिगर आउट करना है एनोड पे क्या होगा. somebody has to lose electrons at anode, so it's either going to be water or it's going to be OH. यानी अब इक्वेशन उल्टी डायरेक्शन में देखनी है कि और लूज कौन करता है नेगेटिव पोटेंशियल. तो अब राइट साइड पे देखो कि बैकवर्ड में देखना है. ठीक है, स्टार्टिंग विद OH ions and H2 दोनों के बीच में कंपटीशन है. सो अच्छा, ये OH ions की दो आ गई हैं. वन इज हेयर, the other one is here. ये 1.88 है, ये कितनी है? 0.4 है. और वाटर की भी साथ ही गिवन है. दिस इज 1.23 एंड दिस इज 1.77. लोएस्ट इन सारों में कौन सी आ रही है? आई थिंक इट्स कमिंग आउट टू बी दिस वन, 0.4 volts. तो आपके पास you have 4 OH ions losing electrons, 2 water molecules losing electrons, OH minus 1 again losing electrons, water molecules again losing electrons. तो किसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी है बैकवर्ड जाने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की? दैट्स दिस वन. So it's going to be 4 OH minus 1 और वो O2 plus. तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे. ये 4 OH minus 1 और वो बैकवर्ड में ना 2H2O plus I think O2 plus 4 electrons. And this was I think 0.4 volts. तो ये आपका इस साइड पे बन रहा है. Remember this, जो भी substance यहाँ पे होगा it's going to lose electrons. Equation backward में देखनी है lowest potential. That's the one that's going to lose electrons. ठीक है, ये क्लियर है सारों को? चलिए एक काम करना कि ये वाला पेपर ना, ये कौन सा है? दिस इज S18QP42. Try and read this. कोई क्वेश्चन तो मेरे से पूछ लेना. ठीक है, चलिए ठीक है, विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट टाइम. ठीक है, और अगर किसी को कोई चीज़, अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो एक काम करो कि उनकी लिस्ट बना लो, फिर हम स्केड्यूल कर सकते हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी ऑनलाइन. चलिए ठीक है, जस्ट राइट प्रेजेंट है ताकि वो मैं कॉपी कर लूँ अटेंडेंस में. एंड देन यू कैन लीव द क्लास. ओके, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.